सन 2023 में राजस्थान जूनियर लीगल ऑफिसर की परीक्षा के लिए हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर मैं फिर से आपके साथ हूँ। आज के टॉपिक का नाम है शब्द युग्मों का अर्थभेद। तो क्या है ये शब्द युग्म? सबसे पहले मैं इसका अर्थ आपको बता दूं कि कहने का अर्थ क्या है। सुनने में समान लेकिन भिन्न अर्थ वाले शब्दों को हम कहते हैं शब्द युग्म। अब हम इसको विस्तार से समझेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आज के टॉपिक को शुरू करें, मैं आपको याद दिला दूं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं इसके साथ ही और वीडियो भी आपके लिए लेकर आ रही हूं, और आप अगर ऐसे ही और वीडियो इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। क्या है शब्द युग्मों का अर्थभेद? अर्थ यानी जब हम इसका अर्थ बताते हैं तो उसमें अंतर होता है, पर देखने में ये हमें बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। हिंदी भाषा में अर्थ की दृष्टि से देखने पर शब्दों का एक ऐसा वर्ग है जिसके उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे समानार्थक लगते हैं, हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें अर्थगत समानता नहीं होती। क्या अर्थ है कहने का? चाहे देखने में वो हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ में समानता बिल्कुल नहीं होती। वे आकार और ध्वनि की नजर से समान लगने पर भी अर्थ की दृष्टि से एकदम अलग होते हैं। उदाहरण में हम एक शब्द युग्म को लेते हैं। क्या है वो शब्द युग्म? गृही और ग्रह। आइए अब इनके अंतर को समझते हैं। देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें अर्थगत समानता बिल्कुल नहीं है। गृह का अर्थ है घर, और ग्रह का अर्थ सूर्य या किसी भी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को हम ग्रह कहते हैं, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि आदि। तो आपने देखा कितना अंतर है गृह और ग्रह में। विज्ञान की भाषा में अगर हम बात करें तो ग्रह क्या है? जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। लेकिन अगर ज्योतिष की भाषा में बात करें तो जिसका मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है उसको हम कहते हैं ग्रह। आप इसकी बात कर रहे हैं, ग्रह क्या है? और गृह का अर्थ आप सब जानते हैं, घर। तो इस तरीके से आपने देखा कि सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा अंतर देखने में हमें मिलता है जब हम इस वाक्य को देखते। अभी हम उदाहरण के लिए एक वाक्य लेते हैं जिससे आप इस शब्द युग्म के अंतर को और ठीक से समझ पाएंगे। जैसे नए घर में हमारे गृह प्रवेश से पूर्व दादी माँ ने नवग्रह का पूजन करवाने की सलाह दी। मेरे ख्याल से अब आपको इस शब्द युग का अंतर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। गृह यानी घर, और ग्रह का मतलब जो अभी आपको ऊपर बताया हमने कि सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले हमारे खगोल पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि क्या है। तो गृह क्या होता है? जो स्थिर रहता है। लेकिन ग्रह क्या होता है? जो निरंतर घूमता रहता है। देखने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन आपने देखा कि इनमें अर्थगत भिन्नता कितनी अधिक है। आइए अब हम नीचे इसी प्रकार के कुछ और शब्द युग्मों को उनके अर्थ के साथ समझते हैं, ताकि आपको ये विषय बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाए और अपनी परीक्षा के दौरान आपको किसी तरीके की कठिनाई अनुभव ना हो। तो हम उदाहरण लेते हैं अन्न और अन्य का। अन्न, अन्न का अर्थ है अनाज, लेकिन अन्य का अर्थ क्या है? दूसरा। आओ एक वाक्य प्रयोग के द्वारा हम इसको स्पष्ट करते हैं। गरीब दिन रात मेहनत करके पेट भरने के लिए अन्न नहीं जुटा पाता, अन्य पदार्थों की तो बात ही छोड़ दीजिए। रोटी भी दिन रात मेहनत करके वो भरपेट अपने लिए नहीं जुटा पाता, अन्य पदार्थों की तो बात ही छोड़ दीजिए कि और चीजें तो वो बेचारा जुटाएगा कहाँ से। तो आपने देखा कि इस एक वाक्य के द्वारा हमने अनाज
और दूसरा, यानी अन्न का अर्थ है अनाज और अन्य का अर्थ है दूसरा। तो अन्न और अन्य के अंतर को हमने इस वाक्य के द्वारा आपके सामने स्पष्ट किया। इसी तरीके से हम एक और शब्द युग्म लेते हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द युग्म है और अक्सर बच्चे जो हैं इसको समझने में गलती करते रहते हैं। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? चाह या तुलना। जैसे आज पहले की अपेक्षा ज्यादा गर्मी है, या हमने तुलना कर दी, या अपेक्षा, आप किसी से कोई चाहत रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि मुझे तुमसे ये अपेक्षा है। उपेक्षा शब्द का क्या अर्थ है? लापरवाही, निरादर, किसी को इग्नोर करना भी उपेक्षा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ भी हम एक उदाहरण से आपको अपेक्षा और उपेक्षा का अंतर समझाना चाहेंगे। मित्र होने के नाते इस संकट की घड़ी में मुझे तुमसे बहुत अपेक्षा थी, किंतु जिस प्रकार तुमने मेरी उपेक्षा की, मुझे बहुत दुख हुआ। तो मित्र होने के नाते मुझे उम्मीद थी तुमसे बहुत ज्यादा, चाह थी तुमसे बहुत ज्यादा, लेकिन तुमने मुझे इग्नोर किया, तुमने मेरे प्रति लापरवाही बरती, वो मेरा निरादर था और मुझे इस चीज का दुख हुआ। तो इस तरीके से अपेक्षा और उपेक्षा के अंतर को आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, तीसरा शब्द युग्म हम लेते हैं, दशा और दिशा। क्या अंतर होता है दशा और दिशा में? क्या है दशा? दशा का अर्थ है हालत और दिशा का अर्थ है तरफ या और। उदाहरण के द्वारा स्पष्टीकरण, यदि जिंदगी को सही दिशा दिखाने वाले गुरु मिल जाएं, तो जीवन की दशा ही सुधर जाती है। बहुत सुंदर तरीके से आपने इस उदाहरण को अगर समझा हो, तो जिंदगी में सही दिशा दिखाने वाला अगर गुरु मिल जाए तो जिंदगी की जो दशा है वो सुधर जाती है। क्योंकि मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है, जो हमें कृष्ण की तरह सारथी बनकर के अगर कोई दिखा देता है, तो निश्चित रूप से हम अर्जुन हो जाते हैं और हमारी जीत तय हो जाती है। अगला शब्द युग्म हम लेते हैं, दिन और दीन का। क्या है दिन और दीन में अंतर? दिन का अर्थ है दिवस और दीन का अर्थ है निर्धन या गरीब। आओ अब एक उदाहरण के द्वारा हम दिन और दीन के अंतर को समझते हैं। जैसे कि यहाँ नीचे एक उदाहरण दिया गया है, श्री कृष्ण की उदारता तथा दयालुता से दीन सुदामा के दिन ही फिर गए। आपने कृष्ण सुदामा की मित्रता जरूर सुनी होगी, वहीं से हमने ये उदाहरण लिया। कृष्ण की उदारता और दयालुता से दीन सुदामा के दिन ही फिर गए। दीन मैंने निर्धन, दिन मैंने दिवस, उसका समय बदल गया। तो ये था दिन और दीन का अंतर। अब हम एक अगला उदाहरण लेते हैं। शब्द क्या है? नीड़ और नीर। नीड़ और नीर में क्या अंतर है? नीर का अर्थ है जल और नीड़ का अर्थ है घोंसला। अब हम एक उदाहरण लेते हैं जिससे कि हम जो है नीड़ और नीर के अंतर को समझेंगे। उदाहरण, प्रातः होते ही पक्षी नीड़ से निकलकर नीर की तलाश में उड़ गए। कहने का अभिप्राय क्या है कि सुबह होते ही पक्षी अपने घोंसले से निकले और पानी की तलाश में उड़ गए। तो नीर का अर्थ है जल और नीर का अर्थ है घोंसला। तो इस तरीके से आपने शब्द युग्मों के अंतर को समझा और उदाहरण के द्वारा मैंने इस विषय को और ज्यादा सरल करने का प्रयास किया, ताकि आपको किसी तरीके की परेशानी इस विषय को समझने में न आए। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम ले रहे हैं शब्द युग्मों के। जैसे अनल और अनिल। अनल कहते हैं अग्नि को और अनिल कहते हैं वायु। अगला उदाहरण हम लेते हैं अवधि और अवधि का। अवधि, एक निश्चित समय सीमा को हम क्या देते हैं? अवधि। लेकिन अवधि क्या है? अवध यानी एक प्रांत विशेष की भाषा।
अवधी भाषा में रामचरितमानस रचा गया था, आपने सुना होगा। महाकवि तुलसीदास जी ने जो श्री रामचरितमानस की रचना की थी वो अवधी भाषा में की थी। अगला उदाहरण हम लेते हैं, अचार और आचार। अचार क्या होता है, इससे आप सब परिचित हैं, हर घर में अचार होता है, आम नींबू आदि का खाने लायक चटपटा मसालेदार अचार। लेकिन आचार क्या होता है, ये हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। आचरण, आचरण की शुद्धता पर हम सभी को ध्यान देना ही चाहिए। अगला उदाहरण हम लेते हैं, चिर और चीर का क्या अंतर है। चिर और चीर में, चिर कहते हैं लंबे समय से जो चला रहा है, चिरकाल से। चीर वस्त्र, आपने सुना होगा जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने उनकी सहायता की थी। तो चीर मैंने क्या होता है, वस्त्र, और चिर लंबे समय से, चिरकाल से हम ये सुनते आ रहे हैं ना, इस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। अगला उदाहरण हम लेते हैं, पता और पत्ता। पता यानी ठिकाना, लेकिन पत्ता किसको कहते हैं, पर्ण को। पेड़ों के जो पत्ते हैं उसको हम संस्कृत में हम पर्ण कह देते हैं। तो पता ठिकाना, आपका जो एक स्थायी पता है या अस्थायी पता है, ठिकाना हो जाता है। और पत्ता पेड़ के जो पत्ते हैं, पर्ण हैं। आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि जो इसके कई अर्थ हैं, पर्ण बताया था आपको, एक आपने और भी शब्द किया था, चिट्ठी, प्रणाम और प्रमाण। प्रणाम नमस्कार, प्रमाण सबूत। तो बहुत आसानी से आप इसको समझ गए होंगे, प्रणाम और परिणाम के अंतर को। प्रणाम नमस्ते नमस्कार, और प्रमाण मैंने किसी चीज का सबूत। अब अभ्यास के लिए प्रश्न पत्र, ताकि परीक्षा संबंधी आपके भय को मिटाया जा सके, अपनी कॉपी पेन लेके आइए और मेरे साथ आप इन प्रश्नों को हल करिए। पहला प्रश्न, इससे पहले कि मैं अपना पहला प्रश्न पढ़ूं, मैं आपको याद दिला दूं, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं और भी वीडियो इस तरीके के डालने वाली हूँ, कृपया ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपसे इस तरीके के प्रश्न किए थे कि सुमेलित शब्द का क्या अर्थ है, जो मेल नहीं खाता। हम ऑप्शन देखते हैं। पहला विकल्प है अतल और अतुल। यहाँ पे अतल का अर्थ है तल रहित और अतुल का अर्थ है अनुपम, जिसकी किसी से तुलना ना हो। प्रवाह और परवाह, प्रवाह कहते हैं बहाव को और परवाह कहते हैं किसी की चिंता। सुत पुत्र, सूत कहते हैं धागे को भी कह देते हैं, रथ हाँकने वाले सारथी को भी कह देते हैं। आपने सुना होगा महाभारत में कर्ण को सूत पुत्र कहकर पुकारा जाता है। और सूत काटना, गांधी जी सूत काटा करते थे, धागे को भी सूत कह देते हैं। प्रदेश और परदेश, प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, दूसरा देश, और परदेश अपना देश। तो आपको सही उत्तर खोजना है यहाँ पर, किस शब्द युग्म का अर्थ सुमेलित नहीं है, यानी जो मेल नहीं खाता। चलिए हम सही उत्तर की तलाश करते हैं। अतल तल रहित बिल्कुल सही है, अतुल अनुपम ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब विकल्प का तो नहीं है इसका उत्तर। प्रवाह और परवाह, प्रवाह बहाव, परवाह चिंता, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका अर्थ, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। सूत पुत्र, सूत धागा या रथ हाँकने वाला, ये भी नहीं है। प्रदेश क्या होता है, अपने ही देश का एक प्रांत, लेकिन यहाँ पर दूसरा देश दिया गया है। और परदेश को अपना देश, ये भी गलत हो गया।
प्रदेश का अर्थ है दूसरा देश और प्रदेश का अर्थ होना चाहिए अपने ही देश का एक प्रांत। तो इसका मतलब किसका अर्थभेद सुमेलित नहीं है? विकल्प संख्या 4 का अर्थभेद सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प 4, ऑप्शन 4। अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। अविलंब और अवलंब समश्रुत शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? क्या क्वेश्चन है? अविलंब और अवलंब, इनका सही अर्थ क्या है? अविलंब और अवलंब समश्रुत, जो देखने में सुनने में समान लगते हैं, इस शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? अंतर तो है, ये तो हम जान ही चुके हैं। वे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं उनके अर्थ में अंतर होता है और वो शब्द है अविलंब और अवलंब। अब हम देखते हैं विकल्प संख्या 1 शीघ्र और सहारा, विकल्प संख्या 2 शीघ्र और अभ्यस्त, विकल्प संख्या 3 सहारा और विश्राम, विकल्प संख्या 4 देरी और शीघ्र। अविलंब, शीघ्र और अवलंब का अर्थ क्या होता है? सहारा। अविलंब बिना देरी किए यानी शीघ्र हो गया ना, तो शीघ्र और सहारा ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। और लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्याकरण में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। हम सारे ऑप्शन देखेंगे उसके बाद ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो पहले हम बाकी ऑप्शन रिजेक्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या है। अविलंब शीघ्र, ये तो सही है, लेकिन ये तो सही है, लेकिन पूरी ऑप्शन को हम गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अवलंब मैंने सहारा होता है और यहाँ दिया हुआ है अभ्यस्त, तो ये ऑप्शन हमारी गलत हो गई। अब तीसरा हम लेते हैं, अविलंब मैंने शीघ्र होता है या सहारा आ गया, अवलंब का अर्थ भी सहारा होता है या विश्राम आ गया, ये गलत हो गया। अविलंब मैंने शीघ्र होता है या देरी आ गया और अवलंब मैंने सहारा होता है यहाँ शीघ्र आ गया, तो ये तो विलोम शब्द की तरह हो गया, ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? शीघ्र और सहारा। इसका सही उत्तर ये है, शीघ्र और सहारा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जैसे जैसे हम प्रश्नों का अभ्यास करते जाते हैं, प्रश्नों संबंधी हमारी जो भी हमारे डाउट होते हैं वो खत्म होते जाते हैं और हमारी जो कमांड है किसी भी टॉपिक के ऊपर वो बढ़नी शुरू हो जाती है। हम तीसरा प्रश्न लेते हैं, मानसिक तकलीफ को क्या कहते हैं? मानसिक तकलीफ क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आदि, व्याधि, कष्ट और दुख। 1 मिनट का समय लीजिए और सोच लीजिए कि मानसिक तकलीफ क्या है। आदि है, व्याधि है, कष्ट है या दुख है? मानसिक तकलीफ को हम क्या कहते हैं? चलिए हम इसके उत्तर को देखते हैं। ऑप्शन 4 से हम शुरू करते हैं। ऑप्शन ऑप्शन 4 से हम 1 की तरफ बढ़ेंगे। तो विकल्प संख्या 4 का अर्थ है दुख। तो मानसिक तकलीफ को हम दुख नहीं कहते। दुख क्या होता है? मन का भाव होता है दुख। जब भाव हमारे अनुकूल ना हो तो हमें दुख होता है, तो दुख तो ये बिल्कुल नहीं है। कष्ट, अब कष्ट क्या होता है? अभाव, वो हमें कष्ट देता है, ये भी नहीं है। व्याधि किसको कहते हैं? शारीरिक तकलीफ को व्याधि कहते हैं, तो व्याधि भी नहीं है। तो मानसिक तकलीफ को हम क्या कहते हैं? मानसिक तकलीफ को हम क्या कहते हैं? आदि। ये सही उत्तर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तरनी का अर्थ नौका है, तो तरनी का क्या होगा? बहुत सरल प्रश्न है। तरनी का अर्थ अगर नौका है तो तरनी का क्या होगा? समुद्र होगा, जल होगा, किनारा होगा या सूर्य होगा? क्या होगा? समुद्र नहीं है, जल नहीं है, किनारा नहीं है, तरनी का एक नाम है सूर्य। सूर्य को हम तरनी कहते हैं। तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। अगला प्रश्न, कोश का अर्थ शब्द भंडार है,
तो कोश से आप क्या समझते हैं? देखो, बिल्कुल देखने में ये दोनों शब्द हमें एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके अर्थ में अंतर होता है। इसलिए हम इसको श्रुति सम कह देते हैं। सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंतर है दोनों में। अंतर क्या है, वही आपको अंतर बताना है। कोश का अर्थ अगर शब्द भंडार है, तो इस कोश का अर्थ क्या है? शब्द संकलन है, खजाना है, खजांची है, जमीन जायदाद है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम इसके सही उत्तर पे आते हैं। विकल्प संख्या 1 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। कोश हम कहते हैं खजाने। तो इसका सही उत्तर है खजाना। तो इस तरीके से हम शब्द युग्मों के अंतर को समझ सकते हैं। शब्द युग्म क्या है? जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें अर्थगत भिन्नता होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि शब्द युग्म विषय अब आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, और अगर आप अलग अलग किताबों से अब इसका अभ्यास करेंगे, तो आपको इसको समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। मेरी तरफ से आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, तो आप मुझसे लिख करके बात कर सकते हैं। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, आप इसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो है वो आने वाले समय में देखें। शेयर और लाइक करना ना भूलें। मेरी तरफ से पुनः शुभकामनाएं। नमन हिंदी। नमस्ते।